मन को रोगी तन को, दुखिया मन को रोगी तन को मिलता है आराम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, चरणों में सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। निर्बल को बलवान बना दो, मूर्ख को गुणवान प्रभु। निर्बल को बलवान बना दो, मूर्ख को गुणवान प्रभु। देव कमल और बंसी को भी ज्ञान का दो वरदान प्रभु, ज्ञान का दो वरदान प्रभु। हे महादानी हे महाज्ञानी, हे महादानी हे महाज्ञानी, रहूं मैं सुबह हो शाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, चरणों में सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। करता करे न कर सके, पर गुरु करे सब होए। सातों दीवानों खंड में गुरु से बड़ा न कोई, गुरु से बड़ा न कोई प्यारे, गुरु से बड़ा न कोई। मैं तो सात समुद्र की मसी करूं, लेखन सब बन गए राय। सब धरती कागज करूं, पर गुरु गुण लिखा न जाए प्यारे, गुरु गुण लिखा न जाए। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, चरणों में सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। मेरे बाबा हाय, मेरे बाबा। हाँ जी, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग मेरे दोस्तों, गुड मॉर्निंग जी। क्या हाल चाल, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल? बढ़िया हो सब? मेरे बाबा पक्का? अब बोल दो कैसे हो? सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, चरणों में सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। चलो जी, वेरी गुड मॉर्निंग वेरी गुड मॉर्निंग वेरी गुड मॉर्निंग वेरी गुड मॉर्निंग वेरी गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल हैं आप सभी के जी? बढ़िया, मस्त मौज बहार। गुड मॉर्निंग दीपक, गुड मॉर्निंग आयुष, गुड मॉर्निंग तीरथ। सर जी आप कैसे हैं? मैं बहुत बढ़िया हूँ, मस्त जबरदस्त। ओहो, सावन में कहा था आऊँगा। गुड मॉर्निंग कामरान, गुड मॉर्निंग जी। सीए अमन, क्या बात है सर। पेमेंट वाले क्वेश्चन 15, पेमेंट वाले क्वेश्चन तो हमने कर लिए अमन जी। अमन जी पेमेंट वाले तो सारे क्वेश्चन मैंने कराए हैं अमन जी। ओए मेरे अमन जी,
पेमेंट वाले तो मैंने सारे क्वेश्चन कराए हैं अमन बाबू। तुम ना देखत रानी। बाकी एक बार आप मुझे व्हाट्सएप कर देना, अगर उसमें फिर भी डाउट है मैं ऑडियो के थ्रू आपको बता दूंगा। ठीक है ना, मैं ऑडियो के थ्रू आपको बता दूंगा। चलो अब एक बार सारे बच्चे फटाफट से आ जाओ जी, इधर देखो ध्यान से। अब आज वाली क्लास में क्या करना है साहब, आज वाली क्लास में हमें रजिस्ट्रेशन का चैप्टर पूरा कंप्लीट करना है। प्रोविज़न हमने उसके सारे रिवाइज कर लिए थे ना, उसके आज हमें सारे के सारे क्वेश्चन देखने हैं। ठीक है ना, उसके आज हमें सारे के सारे क्वेश्चन देखने हैं। तो उसके आज हमें सारे के सारे क्वेश्चन देखने हैं। और आप में से कुछ बच्चों ने क्वेश्चंस के डाउट्स पूछे थे, आपको मैंने 1 से 15 तक क्वेश्चन होमवर्क दिए थे, याद है? 1 से 15 क्वेश्चन आपको मैंने होमवर्क दिए थे। तो आप में से कुछ बच्चों ने मुझसे डाउट पूछे थे, आप मेरे को बताओगे डाउट कौन कौन से हैं? अगर आपने घर से किए हैं तो आप मेरे को बता सकते हो आपको इसमें डाउट कौन कौन से हैं जी? बोलो 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 बोलो। इस क्वेश्चन में डाउट्स कौन कौन से हैं? एक तो मेरे ख्याल से किसी ने क्वेश्चन नंबर 15 डाउट पूछा हुआ था। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 15 डाउट पूछा हुआ था। और बताओ डाउट कौन सा था जी? क्वेश्चन नंबर 15 के अलावा डाउट और क्या था जी? क्वेश्चन नंबर 15 के अलावा और डाउट क्या था? नहीं, हो तो रहे हैं, अच्छी बात है, होने भी चाहिए, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट मैं पूछ रहा हूँ डाउट तुम्हारे कौन कौन से थे? एक तो क्वेश्चन नंबर 15 डाउट था, उसके अलावा? यार किसी ने डाले तो थे यार यूट्यूब पे कमेंट बॉक्स में। एक मिनट रुको, मेरे को देखने दो, फिर तुम ऐसे तो बताओगे नहीं। अच्छा हो गए सब, अच्छा क्या बात है, तुम तो इतने इंटेलिजेंट हो गए यार। हैं, बहुत इंटेलिजेंट हो गए मेरे बच्चे, प्यारे प्यारे बच्चे हैं। हाँ देखो कितने इंटेलिजेंट हो गए, कह रहे सारे हो गए हमसे। हाँ अच्छा, एक बार क्वेश्चन नंबर 5, एक बार क्वेश्चन नंबर 5 में डाउट था। ठीक है, एक बार फिर यहाँ पे बच्चे ने मेरे से डाउट पूछा था, क्वेश्चन नंबर 15 और 16 में भी डाउट है। 15 और 16 में भी डाउट है। उसके बाद अच्छा ये तो पुराना हो गया ना। लास्ट वाली क्लास में क्या डाउट थे? क्वेश्चन नंबर 6 में भी डाउट एक बच्चे का है। क्वेश्चन नंबर 6 में भी एक बच्चे का डाउट निकल के आ रहा है। और बस क्वेश्चन नंबर 8 में भी एक बच्चे का डाउट निकल के आ रहा है जी। ठीक है, चलो अब एक बार फटाफट से यहाँ पे आ जाओ जी। अब एक बार ऐसा करते हैं, 2 मिनट के अंदर फटाफट से गो थ्रू कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे, मतलब पूरा का पूरा चैप्टर हम कंप्लीट करेंगे। जिसने कर लिए एक बार आपकी डबल रिवीजन हो जाएगी, अच्छी बात है आपके लिए। तो एक बार चेक करो क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बताना है? इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन बतानी है। अच्छा याद है इफेक्टिव डेट कैसे निकलती है? इफेक्टिव डेट दो तरीके से निकलती है, या तो मैंने कहा था आप लाइबल हो, या मैंने कहा था आप लाइबल नहीं हो। अच्छा, अगर आप लाइबल हो या लाइबल नहीं हो, अगर आप लाइबल नहीं हो तो अपनी मर्जी से करवा लोगे। अगर अपनी मर्जी से करवा लिया रजिस्ट्रेशन, फिर जिस दिन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट तुम्हें मिलेगा उस दिन से इफेक्टिव माने जाओगे। और अगर तुम लाइबल हो, लाइबल होने में दो केस होंगे, या तो आपने 30 दिन में अप्लाई कर दिया, या 30 दिन में अप्लाई आपने नहीं किया। अगर 30 दिन में अप्लाई कर दिया तो इफेक्टिव डेट जो बनेगी वो लाइबल से बनेगी। और अगर 30 दिन में अप्लाई नहीं किया, फिर जिस दिन तुम्हें रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिलेगा उस दिन से इफेक्टिव डेट बनेगी। बस ये पर ध्यान दो। अब एक बार क्वेश्चन देखना कितना गिरा हुआ है जी। क्वेश्चन चेक करो, कह रहा है एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ धामपुर फुटवियर इंडस्ट्री ऑफ दिल्ली हैज एक्सीड द एप्लीकेबल थ्रेशोल्ड लिमिट 40 लाख रुपए कब? 1 सितंबर को। फिर उसने एप्लीकेशन कब दी है? 20 सितंबर को। मेरा पूरी क्लास का क्वेश्चन है, क्या एप्लीकेशन 30 दिन के अंदर है? यस। अगर एप्लीकेशन 30 दिन के अंदर है, सर्टिफिकेट चाहे मिला 25 को, बट इफेक्टिव जो बनेगा वो 1 सितंबर से बनेगा, 25 सितंबर से नहीं बनेगा। फिर अगर आप लाइबल हुए मान लो 25 अक्टूबर को, आपने अप्लाई किया 27 नवंबर को, 30 दिन के बाद अप्लाई किया, फिर आरसी मिली 5 दिसंबर को, तो इफेक्टिव जो बनेगा वो 5 दिसंबर से बनेगा। तो ये दोनों केस बिल्कुल सिंपल से हैं, गिरे हुए। तो इसको हम यहाँ पर पैक करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे कंप्लीट हो गया। उसके बाद अगर क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 है इन ऑर्डर टू एलिजिबल फॉर ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन ए पर्सन मस्ट हैव परमानेंट अकाउंट नंबर इशू अंडर द इनकम टैक्स एक्ट स्टेट 1 एक्सेप्शन टू इट। पहली बात जी, पैन कार्ड जरूरी होता है, बिना पैन कार्ड के रजिस्ट्रेशन नहीं मिलता। आपको मैंने पहले भी कहा था, जब भी कोई हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर होगा जो 15 डिजिट का नंबर होगा, पहले 10 डिजिट जो होंगे वो पैन कार्ड के होंगे। बट उसकी एक्सेप्शन क्या है? नॉन रेजिडेंट, क्योंकि नॉन रेजिडेंट या जो नॉन
नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन होते हैं उनके पास पैन कार्ड होता ही नहीं है, तो उनको फिर पासपोर्ट या उनके जो अदर डॉक्यूमेंट होते हैं उनको वेरीफाई करने के बाद उनको यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर देते हैं, उसके बेस पे फिर वो जीएसटी पे करते हैं। तो वही बात यहाँ पे लिखी है कि पैन कार्ड वैसे तो जरूरी होता है, पर जो एनआरटीपी होते हैं उनको पैन कार्ड की रिक्वायरमेंट होती नहीं है, उनके जो अदर प्रिस्क्राइब डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसके बेस पे उनको रजिस्ट्रेशन मिलता है। ये क्वेश्चन नंबर 2 हमारा यहाँ पे सिंपल सा आ रहा है। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 3 देखो, कह रहा है स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग सप्लाई आर लाइबल टू बी रजिस्टर्ड। अब उसने बोला एजेंट सप्लाई टैक्सेबल गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ सम अदर टैक्सेबल पर्सन और उसकी एग्रीगेट टर्नओवर डज नॉट एक्सीड द एप्लीकेबल थ्रेशोल्ड लिमिट। ऐसी की तैसी, एजेंट वाले केस में तो वैसे भी कोई लिमिट नहीं है। याद करो जो एजेंट होते हैं वो तो सेक्शन 24 में कवर होते हैं। अब सेक्शन 24 में जो कवर हो गया उनको तो कंपलसरी है करवाना, उनमें कोई 10, 20 और 40 लाख की लिमिट नहीं होती, तो एजेंट वाले केस में तो कंपलसरी है, इसमें कोई थ्रेशोल्ड हमें चेक ही नहीं करनी। इट मींस इस केस में हमें रजिस्ट्रेशन जो है वो करवाना पड़ेगा, बस ये बात ध्यान दो। अगला फिर वो कह रहा है एग्रीकल्चरिस्ट हु इज ओनली एंगेज इन सप्लाई ऑफ प्रोड्यूस आउट ऑफ कल्टीवेशन ऑफ लैंड, उसके एग्रीगेट टर्नओवर जो है वो थ्रेशोल्ड लिमिट से ज्यादा है, फिर भी करवाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। याद करो 23 सेक्शन 23 में लिखा था एग्रीकल्चरिस्ट, और वहां पर मैंने कहा था एग्रीकल्चरिस्ट वाले केस में कोई भी टर्नओवर की लिमिट ही नहीं होती। मतलब अगर आप एग्रीकल्चरिस्ट हो, आप खेती बाड़ी कर रहे हो, कोई मैटर ही नहीं करता आपकी टर्नओवर कितनी है, कोई भी लाइबिलिटी रजिस्ट्रेशन करवाने की आपके ऊपर नहीं है, तो ये पर्सन 23 में कवर होगा, ये पर्सन 24 में कवर होगा। सिंपल सी बात यहां पे निकल के आ रही है। अगला फिर क्वेश्चन नंबर 4 है, कह रहा प्योर ऑयल दिल्ली है सप्लाई मशीन ऑयल एंड हाई स्पीड डीजल इन द मंथ ऑफ अप्रैल एज पर द डिटेल गिवन टेबल बिलो, प्योर ऑयल इज नॉट येट रजिस्टर्ड। अब वो क्या क्या सप्लाई कर रहा है, सप्लाई ऑफ मशीन ऑयल इन दिल्ली 15 लाख रुपए, सप्लाई ऑफ हाई स्पीड डीजल इन दिल्ली 10 लाख रुपए। हाई स्पीड डीजल वैसे अभी नॉन टैक्सेबल है। सप्लाई ऑफ मशीन ऑयल मेड बाय प्योर ऑयल फ्रॉम इट्स ब्रांच लोकेटेड इन पंजाब 10 लाख रुपए। मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन आ रहा है, आपको मैंने पहले भी कहा था अगर मैं एक्सक्लूसिवली, हेलो भाई साहब, अगर मैं एक्सक्लूसिवली एग्जम्प्टेड गुड्स में डील करूंगा तब मुझे करवाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, बट यहां पर ये बंदा एक्सक्लूसिवली एग्जम्प्टेड गुड्स में डील नहीं कर रहा। जब एक्सक्लूसिवली एग्जम्प्टेड गुड्स में डील ही नहीं कर रहा तो सारी की सारी टर्नओवर एग्रीगेट करेंगे, सारी की सारी टर्नओवर एग्रीगेट करेंगे तो 15, 10, 25 और 10 35 लाख रुपए की टर्नओवर यहां पर मानेंगे। अब अगर 35 लाख रुपए की टर्नओवर मानेंगे और यहां पर बात किसकी हो रही है, दिल्ली में, अब दिल्ली में 40 लाख रुपए की वैसे लिमिट एप्लीकेबल होती है, तो 40 लाख से कम है, इसलिए ये पर्सन रजिस्ट्रेशन करवाने के लायबल नहीं माना जाएगा। इसकी टर्नओवर है तो 35 लाख बट 40 लाख से कम है, इसलिए नॉट लायबल है। अगर 20 लाख की लिमिट होती लायबल हो जाता, 10 लाख की लिमिट होती लायबल हो जाता, 40 लाख की वजह से ये नॉट लायबल वाली कैटेगरी में आ गया, बस ये पर ध्यान दो। तो उसने यहां पर ये बोल दिया कि क्या ये पर्सन जो है वो लायबल है, आंसर इज नो सर, ये पर्सन लायबल नहीं है, क्योंकि टर्नओवर जो निकल के आ रही है वो 35 लाख रुपए की है और 40 लाख से कम है, इसलिए वो नॉट लायबल वाली कैटेगरी में आएगा। अगला कह रहा है व्हाट विल बी योर आंसर इफ इन क्वेश्चन नंबर 4 आपका सीरियल नंबर 2 प्योर ऑयल सप्लाई इन हाई स्पीड डीजल इन दिल्ली इन द कैपेसिटी ऑफ एन एजेंट ऑफ मिक्स ऑयल। अब मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, सारे के सारे बच्चे मुझे बस इतना सा मुझे आंसर दे देना, क्या इस केस में इसको रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी है या नहीं है। आंसर इज नो, आंसर इज नो। अच्छा एक बात मेरे को बताओ, सेक्शन 24 के अंदर वैसे एजेंट आते हैं। Section 24 provide that agent who is engaged in making taxable supply of goods on behalf of other taxable person shall be liable to obtain registration irrespective of the threshold limit. However, in the present case, Pure Oil Supply High Street Diesel on behalf of Mix Oil Limited as an agent, it shall not be liable to obtain registration in Delhi since Section 24 come into play only when agent making taxable supply. आपको मैंने पहले भी तो कहा था, जो बंदा एक्सक्लूसिवली एग्जम्प्टेड गुड्स में डील करेगा, एग्जम्प्टेड में नील रेटेड भी आते हैं, एग्जम्प्टेड में नॉन टैक्सेबल भी आता है, एग्जम्प्टेड में 100% एग्जम्प्टेड भी आता है, तो वह 23 में नॉट लायबल वाली कैटेगरी में आएगा। तो ये पर्सन जो है वो 23 में नॉट लायबल वाली कैटेगरी में कवर होगा, इसलिए इसे करवाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब एक बच्चा कहता है सर अगर एजेंट है तो करवाना कंपलसरी होना चाहिए ना। अरे यादव जी और मेरे यादव जी, यादव जी एजेंट वाले केस में हर केस में कंपलसरी नहीं होता, अगर एजेंट टैक्सेबल सप्लाई करेगा तब कंपलसरी होता है। यहां तो एजेंट जो सप्लाई कर रहा है वो एग्जम्प्टेड सप्लाई कर रहा है,
हाई स्पीड डीजल की सप्लाई कर रहा है। अगर वो हाई स्पीड डीजल की सप्लाई के अलावा कोई दूसरे मशीन ऑयल की सप्लाई कर रहा होता जो टैक्सेबल था, फिर करवाना कंपलसरी था, फिर हमें लिमिट चेक ही नहीं करनी पड़ती। बट प्रॉब्लम क्या है, वो एक्सक्लूसिवली एग्जम्प्टेड में डील कर रहा है, इसलिए करवाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। बस ये पर ध्यान दो। क्या बात मेरी समझ में आ रही है जी? पक्का पक्का। तो इसलिए यहां पर हो कोई करवाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि वो एग्जम्प्टेड गुड्स में यहां पे डील कर रहा है। बस ये पर ध्यान दो। क्या इसको पैक कर सकता हूं? पक्का पक्का। तो नो डाउट एजेंट 24 में कवर होता है, नो डाउट कवर होता है, बट वो तब जब एजेंट टैक्सेबल सप्लाई कर रहा हो, सिर्फ तब 24 में आता है। बस ये पर ध्यान दो ना। अगर एजेंट सिर्फ एग्जम्प्टेड सप्लाई कर रहा है तो यहां से बाहर है जी। ट्रैकिंग आईडी नहीं मिला, व्हाट्सएप कर लिया, डिटेल थोड़ा देख लो ना सर, कल बोला था। दीपक एक बार मैं देख लूंगा, बाकी जब आपने ऑर्डर किया था ना, आप ये मान के चलो 10 दिन कम से कम लगेंगे, ठीक है ना। 10 दिन के अंदर 100% क्वेश्चन बैंक आपको मिल जाएगा। अगर 10 दिन के अंदर भी नहीं मिला तो फिर मतलब आप मेरे को पूछना, बट मिल जाएगा, कंफर्म मिल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी एक बार मैं टीम से ही बात कर लूंगा, ठीक है जी। चलो अब अगले पॉइंट पर आओ। थैंक यू सो मच भट्ट साहब, थैंक यू सो मच, थैंक यू। चलो अब अगले पॉइंट पर आओ, क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर आओ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? कह रहा है एग्जामिन वेदर द सप्लाई ऑफ गुड्स इज लायबल टू बी गेट रजिस्टर्ड इन द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट केसेस। क्या इस केस में आप लाइबल हो? अब वो कह रहा है राघव ऑफ आसाम इज एक्सक्लूसिवली एंगेज इन द इंट्रा स्टेट टैक्सेबल सप्लाई ऑफ रेडीमेड गारमेंट। उसकी टर्नओवर जो है करंट फाइनेंशियल ईयर में आसाम में 33 लाख की है। ही हैज एनदर शोरूम इन त्रिपुरा विद ए टर्नओवर 11 लाख रुपए इन करंट फाइनेंशियल ईयर। मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है यार, एक बात मेरे को बताओ, त्रिपुरा वाले केस में तो 10 लाख की लिमिट होती है, आसाम वाले केस में 40 लाख की लिमिट होती है। बट अगर सेम पेन में दो जगह पे काम कर रहे हो, आपको मैंने पहले भी कहा था लिमिट रिड्यूस टू ₹10 लाख। फिर बोलूंगा लिमिट रिड्यूस टू ₹10 लाख। अब लिमिट रिड्यूस टू ₹10 लाख। अब 10 लाख है तो एग्रीगेट तो 10 लाख से ऊपर ही है, उसको दोनों स्टेट में रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। सेम कॉम्पोजिशन वाला याद करो, कॉम्पोजिशन में 150 लाख की लिमिट होती थी, स्पेशल कैटेगरी स्टेट में 75 थी। फिर मैंने कहा था नॉर्मल और स्पेशल अगर दोनों में है तो लिमिट रिड्यूस टू 75 लाख। सेम पॉइंट यहां पर भी, आप नॉर्मल में भी हो, आप स्पेशल में भी हो, तो लिमिट रिड्यूस टू ₹10 लाख और 10 लाख से ऊपर तुम्हारी टर्नओवर निकल के आ रही है तो दोनों स्टेट में रजिस्ट्रेशन करवाना जो है वो कंपलसरी है। तो इस केस में करवाना पड़ेगा, ये बात ध्यान दो। क्या बात समझ में आ रही है? चलो बहुत बढ़िया। अगला कह रहा है पुलकित, हाँ जी, अगला कह रहा है पुलकित ऑफ पंजिम गोवा इज एक्सक्लूसिवली एंगेज इन इंट्रा स्टेट टैक्सेबल सप्लाई ऑफ शूज। शूज का मतलब गुड्स है। एग्रीगेट टर्नओवर करंट फाइनेंशियल में 22 लाख है। अब मेरे को सारे बच्चे बोलो, ये तो यहाँ तो अजय देवगन नहीं गया था पणजी में, सत्संग था 1 तारीख को, फिर वो 2 तारीख को वापिस आया था। ऐसे था ना वो दृश्य मूवी के अंदर कि 1 तारीख को मैं पणजी गया था, सत्संग था, 2 तारीख को वापिस आया था। तो पणजी मतलब गोवा, गोवा में नॉर्मल स्टेट है, मतलब गोवा मतलब अदर स्टेट है। 40 लाख रुपए की लिमिट है, तुम्हारी टर्नओवर 22 लाख रुपए की है, तो करवाने की लाइबिलिटी नहीं है, क्योंकि तुम्हारी टर्नओवर जो है वो 40 लाख से कम है, इसलिए यहां पे करवाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। फिर हर्षित ऑफ हिमाचल प्रदेश इज एक्सक्लूसिवली एंगेज इन द इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ पान मसाला। भाई साहब पान मसाला, पान मसाला वाले कैसे 20 लाख की लिमिट है, पान मसाला में 20 लाख की लिमिट है। अब यहां पे टर्नओवर कितनी है? 24 लाख। 20 लाख से ज्यादा है, तो अगर 20 लाख से ज्यादा है तो करवाना पड़ेगा जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि आपकी टर्नओवर थ्रेशोल्ड लिमिट से ज्यादा है, उस केस में करवाना पड़ेगा। तो पहले वाले केस में करवाना पड़ेगा जी, पहले वाले केस में यहाँ पे करवाना पड़ेगा रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन दोनों स्टेट में। दूसरे वाले केस में भी करवाना पड़ेगा, नहीं दूसरे वाले केस में कितना था टर्नओवर? नहीं, उसमें टर्नओवर कम थी ना 40 लाख से, नहीं करवाना पड़ेगा। तीसरे वाले केस में करवाना पड़ेगा क्योंकि आपकी टर्नओवर स्पेसिफाइड लिमिट से ज्यादा है, ये आपका आंसर निकल के आएगा जी। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? पक्का पक्का। तो ये पॉइंट हमारा यहाँ पे निकल के आ रहा है। आई होप आपको सारी की सारी बातें समझ में आ रही होंगी। अगला फिर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 चेक करो। क्वेश्चन नंबर 7 क्या सर? अंक कह रहा है अंकित ऑफ आसाम इज एक्सक्लूसिवली एंगेज इन इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ टैक्सेबल सर्विसेज। अब मैं आगे पढ़ूंगा ही नहीं, सर्विसेज वाले केस में आसाम में 20 लाख रुपए की लिमिट एप्लीकेबल होती है। यहाँ पे टर्नओवर कितनी है तुम्हारी? 25 लाख रुपए, तो 20 लाख से ज्यादा है। तो अगर 20 लाख से ज्यादा है, लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन, आप यहाँ पे लाइबल वाली कैटेगरी में आ जाओगे, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे नहीं है। फिर
फिर संचित ऑफ आसाम इज एंगेज इन इंट्रा स्टेट सप्लाई बोथ टैक्सेबल ऑफ गुड्स एंड सर्विस। अब गुड्स एंड सर्विसेज वाले केस में भी लिमिट जो है वो 20 लाख रुपए की होती है। आप अगर गुड्स एंड सर्विसेज में डील कर रहे हैं तो भी लिमिट आपकी 20 लाख रुपए की है, आप कहीं पर भी कर रहे हो ये 30 लाख रुपए है, 20 लाख से ज्यादा है तो भी आप लाइबल वाली कैटेगरी में आ जाएंगे। बच्चा कह रहा है सर तो अगर यहां पे हमें ज्यादा लिमिट लेनी है तो क्या करना पड़ेगा? मेरे बच्चे दोनों का फिर अलग अलग पैन कार्ड होना चाहिए। आप अगर गुड्स वाले केस में 40 लाख की लिमिट लेना चाहते हो तो उसका पैन कार्ड अलग हो, इसका पैन कार्ड अलग हो। अगर सेम पैन में दोनों आ रहे हैं, उसमें दोनों काम कर रहे हो, लिमिट 20 लाख रुपए की होगी, लिमिट कभी भी 40 लाख की नहीं होगी। बस ये पर ध्यान दो। क्या बात समझ में आ रही है? तो ये पॉइंट आपका क्वेश्चन नंबर 7 में निकल के आ रहा है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 आओ। व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ टेकिंग रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी? अब ये थियोरेटिकल क्वेश्चन है, ये थियोरेटिकल क्वेश्चन है कि रजिस्ट्रेशन के क्या क्या एडवांटेज हैं। तो पहली बात, लीगली रिकॉग्नाइज हो गए। लीगली रिकॉग्नाइज का मतलब क्या है? आप अब धड़ल्ले से, आप अब छाती चौड़ी करके जीएसटी चार्ज कर सकते हो। आप अब एक तरह से लीगली, थप्पा लग गया ना, जैसे आमिर खान कहता है वो मूवी के अंदर, वो पीके मूवी के अंदर, कहाँ है थप्पा, कहाँ है थप्पा, बता कहाँ है थप्पा, हिंदू मुसलमान का थप्पा कहाँ है, कहाँ है थप्पा, होता ना ये वही वही। तो गवर्नमेंट कह रही है अब तेरे ऊपर थप्पा लग चुका है। जब तेरे को रजिस्ट्रेशन मिल गया, अब थप्पा लग गया किस चीज का? कि तू जीएसटी चार्ज कर सकता, तू सप्लायर है। फिर अब प्रॉपर अकाउंटिंग एंड टैक्स पे करने पड़ेंगे। जितना आपने सामान खरीदा उसका रिकॉर्ड्स आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि आप आईटीसी लोगे, आईटीसी लेने के बाद यूज करोगे। लीगली ऑथराइज टू कलेक्ट टैक्स, अब तुम सामने वाले पर्सन से लीगली, कस्टमर से टैक्स की कलेक्शन कर सकते हो। फिर बिकम एलिजिबल फॉर अवेल वेरियस अदर बेनिफिट, मतलब जितने भी बेनिफिट्स आपके जीएसटी में होते हैं वो सब बेनिफिट लेने के आप एलिजिबल हो जाओगे जब तुम रजिस्ट्रेशन करवा लोगे। कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है जी। तो बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन था, रजिस्ट्रेशन करवाने के क्या क्या फायदे होते हैं। तुम्हारे ऊपर थप्पा लग जाएगा, बस ये पर ध्यान दो जी। तुम्हारे ऊपर थप्पा लग जाएगा कि हाँ अब तुम यहां पे आईटीसी क्लेम कर सकते हो, तुम सप्लायर हो। कैन ए पर्सन विदाउट जीएसटी रजिस्ट्रेशन कलेक्ट जीएसटी एंड क्लेम आईटीसी? ऐसी की तैसी, ऐसी की तैसी, ऐसी की तैसी। बच्चे एक बात बताओ, ओए ओए इधर सुनो, एक बात बताओ यार, ये कैसी बात कर रहा है यार? यार इतना तो आप भी बता दोगे, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। कह रहा बिना रजिस्ट्रेशन के तो जीएसटी कलेक्ट कर लेगा। भाई तू नहीं कर सकता, ना ही तो आईटीसी ले सकता है। जीएसटी कलेक्ट करने के लिए और आईटीसी लेने के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना पहले कंपलसरी होता है, बिना उसके कोई काम नहीं होता। तो क्रॉस है जी, ये क्रॉस वाली बात है, कोई दिक्कत यहां पे बेकार है। आगे देखो, फिर आगे देखो। फिर वो कह रहा है इफ ए पर्सन मेकिंग, हाँ जी, इफ ए पर्सन इज मेकिंग टैक्सेबल सप्लाई फ्रॉम डिफरेंट स्टेट विद द सेम पैन नंबर कैन बी ऑपरेट विद ए सिंगल रजिस्ट्रेशन? आंसर इज यस, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, आंसर इज मतलब सिंगल रजिस्ट्रेशन का मतलब ये होता है कि अगर मान लो मैं सप्लाई कर रहा हूं, अच्छा डिफरेंट स्टेट से, इफ ए पर्सन मेकिंग टैक्सेबल सप्लाई फ्रॉम डिफरेंट स्टेट विद द सेम पैन कैन ही ऑपरेट अ सिंगल? हाँ ऑब्वियस सी बात है, ऑब्वियस सी बात है। बट उसकी टर्नओवर जो हो वो थ्रेशोल्ड लिमिट अगर क्रॉस कर गई तो करवाना पड़ेगा। अगर टर्नओवर थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस कर जाती है बट वो इंट्रा स्टेट सप्लाई कर रहा हो, इंटर स्टेट सप्लाई, मैं फिर बोलूंगा इंटर स्टेट सप्लाई में करवाना कंपलसरी है। आप अगर अलग अलग स्टेट में हो, इंट्रा स्टेट सप्लाई कर रहे हो, एग्रीगेट टर्नओवर थ्रेशोल्ड लिमिट तक है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट अगर एग्रीगेट टर्नओवर थ्रेशोल्ड लिमिट से ज्यादा है फिर आप लायबल हो जाओगे, फिर करवाना पड़ेगा। बट अगर इंटर स्टेट सप्लाई कर रहे हो हैंडीक्राफ्ट गुड्स को छोड़ के या इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ सर्विस को छोड़ के, फिर भी तुम्हें करवाना पड़ेगा, तुम 24 में कवर हो जाओगे। बस ये पर ध्यान दो। मेरे बच्चे ये कहना चाह रहा है, जैसे मान लो एक बात बताओ, मेरा एग्जांपल ले लो, जैसे मान लो मैं सेम पेन में, जैसे मान लो सेम पेन के अंदर मैं, गवर्नमेंट ये बात कह रही है अलग अलग स्टेट में काम कर रहा हूं। कहां पे गया क्वेश्चन? तो उसने देखो एक बार चेक करो पहले क्या लिखा है। कह रहा है एवरी पर्सन हु इज लायबल टू रजिस्ट्रेशन विल हैव टू गेट रजिस्टर्ड सेपरेटली फॉर ईच ऑफ द स्टेट वेयर ही हैज अ बिजनेस ऑपरेशन एंड मेकिंग टैक्सेबल प्रोवाइडेड हिज एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड एप्लीकेबल थ्रेशोल्ड लिमिट। ऑब्वियस सी बात है। अब जैसे एक बात मेरे को बताओ, मान लो अब मैं, ध्यान सुनना, मैं हरियाणा में काम कर रहा हूँ, ठीक है, सेम पेन के अंदर, सेम पेन के अंदर मैं हरियाणा में काम कर रहा हूँ, ठीक है, सेम पेन के अंदर मान लो मैं दिल्ली में काम कर रहा हूं। अब मैं आपसे बस एक बात जानना चाहता हूं, मैं हरियाणा से हरियाणा में सामान बेचता हूं, दिल्ली से दिल्ली में सामान बेचता हूं, हरियाणा से दिल्ली में सामान नहीं बेचता। यहां टर्नओवर मेरी 8 लाख है, यहां टर्नओवर 8 लाख है, तो 8 और 8 कितने हो गए? 16। तो मुझे करवाने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है।
क्योंकि एग्रीगेट टर्नओवर जो है मेरी 20 लाख से कम है। मान लो मेरे केस में लिमिट 20 लाख की है, और अगर वही 40 लाख की होती तो 40 लाख से कम है। बट अगर मैं हरियाणा से दिल्ली में सामान बेचूंगा तो कोई लिमिट ही नहीं है, तो मुझे करवाना पड़ेगा। अच्छा, फिर यहां पर मान लो फॉर एग्जांपल आपकी 20 लाख की है और यहां पर 25 लाख की है, 25 और 20 45। अब मान लो 40 लाख की टर्नओवर है तो 40 से ऊपर चली गई। अब तुम्हें दोनों स्टेट में करवाना पड़ेगा क्योंकि तुम्हारी टर्नओवर जो है वो स्पेसिफाइड लिमिट से ऊपर जा चुकी है। वो ये बात कहना चाह रहे हैं। ठीक है जी, चलो अगले पॉइंट पर आओ जी। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखो जी 11, कैन ए पर्सन हैविंग मल्टीपल प्लेस ऑफ बिजनेस इन ए स्टेट ऑब्टेन सेपरेट रजिस्ट्रेशन फॉर ईच प्लेस ऑफ बिजनेस? आंसर इज यस। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, एक स्टेट में क्या मल्टीपल प्लेस ऑफ बिजनेस हो सकते हैं? हो सकते हैं। क्या वो उन सबका अलग अलग रजिस्ट्रेशन करवा सकता है? करवा सकता है। बट अगर वो करवा लेगा फिर वो सेपरेट, ध्यान रखना, अगर वो करवा लेगा फिर वो डिस्टिंक्ट पर्सन माने जाएंगे। अगर वो करवा लेगा फिर वो डिस्टिंक्ट पर्सन वाली कैटेगरी में कवर हो जाएगा। जैसे मान लो एक स्टेट है, अब एक स्टेट में मल्टीपल प्लेस ऑफ बिजनेस है, तुम्हें अलग अलग करवाना है, अलग अलग करवा लो। अगर अलग अलग नहीं करवाना तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट अगर अलग अलग करवा लोगे तो करवा सकते हो, बट वो डिस्टिंक्ट पर्सन वाली कैटेगरी में कवर हो जाएंगे जी। तो उसने वही बोला है कि मल्टीपल प्लेस ऑफ बिजनेस इन ए स्टेट में ऑप्शन है, में ऑब्टेन सेपरेट रजिस्ट्रेशन फॉर ईच प्लेस ऑफ बिजनेस सब्जेक्ट टू कंडीशन एज में बी प्रिस्क्राइब। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, इज देयर प्रोविजन फॉर ए पर्सन टू गेट रजिस्टर्ड हिमसेल्फ वॉलंटली रजिस्टर्ड थ्रू ही में नॉट बी लाइबल? ऑब्वियस सी बात है, यस। सेक्शन 25 सबसेक्शन 3। अब सेक्शन 25(3) में प्रोविजन किसके हैं? वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन की तो है भाई। जो पर्सन लायबल नहीं है बट अपनी मर्जी से रजिस्ट्रेशन करवाना चाहता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, करवा सकता है। प्रोविजन उसके जीएसटी में है तो आप करवा सकते हो। क्वेश्चन नंबर 12 बिल्कुल ही गिरा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कैन द डिपार्टमेंट थ्रू एन प्रॉपर ऑफिसर सुओ मोटो प्रोसीड टू रजिस्टर्ड ए पर्सन अंडर जीएसटी? ये तो हमने कल भी किया था कि अगर आप मान लो रजिस्ट्रेशन करवाने में फेल हो गए तो क्या डिपार्टमेंट सुओ मोटो रजिस्ट्रेशन की प्रोसीडिंग स्टार्ट कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है जी। तो उसने को क्या बोला? सेक्शन 25 प्रोवाइड दैट वेयर अ पर्सन हु इज लाइबल टू रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी फेल टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन द पीओ प्रॉपर ऑफिसर विदाउट produce to any action with may be taken the CGST or under any other law for the time being in force proceed to register such person in the manner as is prescribed in the CGST rule। तो वो अपनी मर्जी से भी प्रोसीडिंग स्टार्ट कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है जी। फिर वेदर द रजिस्ट्रेशन ग्रांटेड टू एनी पर्सन इज परमानेंट? आंसर इज यस। सर रजिस्ट्रेशन इज जस्ट लाइक शादी। आपको मैंने रेगुलर बैच के अंदर भी कहा था रजिस्ट्रेशन इज जस्ट लाइक शादी। लो जी, एक बंदा कहने लग रहा भाई डिस्टिंक्ट पर्सन के हो गए छोरे ही भी आया के हैं, सप्लाई का चैप्टर ना देखा डिस्टिंक्ट पर्सन के हो गए, कल की क्लास ना देखी डिस्टिंक्ट पर्सन के हो गए। कौन सा बच्चा? यो बच्चा है भाई, सुशील है। सुशील कहने लग रहा भाई यो डिस्टिंक्ट पर्सन के हो गए। अब मेरे छोरे डिस्टिंक्ट पर्सन यो हो गए। अगर सेम पेन में तम 2 ऑफिस है और दोनों के अलग अलग रजिस्ट्रेशन है ये बंदा सेम ही, बट इन दोनों को अलग अलग मान लिया जाएगा। छोरे यो डिस्टिंक्ट पर्सन हो गए। समझा तो था कल डिस्टिंक्ट पर्सन क्यों है? अगर अलग अलग स्टेट में है, अलग अलग रजिस्ट्रेशन है तो भी डिस्टिंक्ट पर्सन है, चाहे वो सेम बंदे के क्यों ना हो। सेम बंदे के सेम स्टेट में 2 ऑफिस है, दोनों के अलग अलग रजिस्ट्रेशन है तो भी डिस्टिंक्ट पर्सन माना जाएगा। बात समझ में आ रही है क्या? भूल जाते हो क्या? है बोलो क्या कहा भाई? चलने आगे, ठीक है। अच्छा, हम यहाँ पे देखो जी, तो यहाँ पे वो कह रहा है रजिस्ट्रेशन जो है क्या वो परमानेंट है क्या? भाई परमानेंट का मतलब ये होता है, पहली बात ये समझ लो, रजिस्ट्रेशन इज जस्ट लाइक शादी। शादी जनरली, वैसे तो मैं नहीं बोलना चाहता, बट शादी जनरली लाइफ में एक ही बार होती है, रजिस्ट्रेशन भी एक बार होता है, शादी भी परमानेंट होती है। बट आजकल अलग ही लेवल का चल रहा है, शादी भी परमानेंट होती है, रजिस्ट्रेशन भी परमानेंट होता है। शादी तब तक रहती है जब तक डाइवोर्स नहीं होता, रजिस्ट्रेशन तब तक रहता है जब तक कैंसिल नहीं होता। तुम्हें हर बार अप्लाई नहीं करना, हर साल अप्लाई नहीं करना, ले लिया तो ले लिया, टिल कैंसिलेशन तक ये एक्टिव रहेगा, बस ये पर ध्यान दो जी। तो यहां पे देखो जी, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट वंस ग्रांटेड इज परमानेंट अनलेस सरेंडर या कैंसल या सस्पेंडेड या रिवोल्टेड। मतलब सिंपल सी बात है, गवर्नमेंट कहना चाह रही जब तक वो खत्म ना हो जाए ना तब तक
तो ये फाइनल है। तो बार बार करवाने की रिक्वायरमेंट नहीं है कि हर साल तुम्हें करवाना पड़ेगा आंसर। इसमें एक बार हो गया तो एक बार हो गया, बात खत्म जी। अरे अमन जी क्या बात सुन ले आपकी, अमन जी यार, अमन जी कैसी बात कर दी आपने, 2 क्वेश्चन पूछे मेरे से 15-16। अमन जी मैंने आपको बता तो दिया, आप मुझे व्हाट्सअप कर देना अमन जी। आप मेरे को व्हाट्सअप करेंगे ना अमन जी, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा अमन जी। वैसे मैंने वो क्वेश्चन कराए थे अमन जी, उसके बावजूद भी फिर भी कोई डाउट हो अमन जी आप मुझे व्हाट्सएप कर देना, ठीक है अमन जी। आओ जी। इज इट नेसेसरी फॉर यूएन बॉडी टू गेट रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी? हाँ जी बिल्कुल सही बात है, करवाना पड़ेगा, बट उनका नॉर्मल प्रोसेस नहीं होगा, उनका नॉर्मल प्रोसेस नहीं होगा। उनको यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर मिलेगा, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर के बेस पे वो रिफंड क्लेम करेंगे। तो वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है, सेक्शन 25 प्रोवाइड दैट ऑल नोटिफाइड यूएन बॉडी, that is consulate or embassy of foreign country and any other class of person so notified would be required to obtain unique identification number from GST portal. The structure of the said it would be uniform across the state in that is conformity with GST and structure, and same will be common for central and state. The UIN will be needed for claiming refund of taxes paid on notified supply of goods or services received by them and any other purpose as may be notified. तो सिंपल सी बात है, इनको यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर मिलेगा, बस ये पर ध्यान दो जी। क्या बात समझ में आ रही है जी? क्या बात समझ में आ रही है? 60+ कैसे ला सकते हैं? ऐसे 60+ आ गए। पढ़ के आएंगे ये लोग, क्लास डेली देख रहे हो, जिसने नोट्स अच्छे ढंग से पढ़ लिए, 3 बार क्वेश्चन बैंक की रिवीजन कर ली, 3 बार, 3 बार, एक बार नहीं 3 बार आरटीपी कर ली और प्लस में एमटीपी कर ली, लिखवा लो 60+ पक्का है, बट ये करना जरूरी है, ठीक है, ये करना जरूरी है, बस ये पर ध्यान दो जी, ठीक है। चलो अगले पॉइंट पर आओ जी। अब देखो क्वेश्चन नंबर 16 पे आओ, कह रहा है व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टैक्सेबल पर्सन मेकिंग सप्लाई टू यूएन बॉडी। अब वो कह रहा है क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है टैक्सेबल पर्सन की, वो यूएन बॉडी को सप्लाई करेगा। तो पहली बात, टैक्सेबल सप्लायर मेकिंग सप्लाई टू यूएन बॉडी इज एक्सपेक्टेड टू मेंशन द यूआईएन ऑन द इनवॉइस एंड ट्रीट सच सप्लाई एज टू अनदर। ऑब्वियस सी बात है भाई, यूआईएन एक तरह से रजिस्ट्रेशन नंबर ही तो है, यूआईएन एक तरह से रजिस्ट्रेशन नंबर ही तो है। तो गवर्नमेंट ने बोला आप इनवॉइस में उसका यूआईएन नंबर मानोगे और ऐसे ट्रीट करोगे जैसे आपने सप्लाई की है अनदर रजिस्टर्ड पर्सन को। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है जी, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है जी। सर जी हम तो पागल बैठे हैं जैसे, तो मैं तो कह ही रहा हूं, इसमें मानने वाली बात क्या है? बल्ला साहब यार कैसी बात कर दी यार। आगे देखो, व्हाट इज द वैलिडिटी, हाँ जी व्हाट इज द वैलिडिटी ऑफ, व्हाट इज द वैलिडिटी पीरियड ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशू टू ए कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और एनआरटीपी। अब मेरे को सारे बच्चे बोलना सीटीपी और एनआरटीपी। हेलो भाई साहब, सीटीपी और एनआरटीपी में वैलिडिटी कितने टाइम की होती है बताओ? तो वैलिडिटी होती है जितने टाइम पीरियड आप बोलोगे, मैं फिर बोलूंगा जितना टाइम पीरियड आप बोलोगे, जितना टाइम पीरियड आप बोलोगे वो, या 90 डेज विच एवर इज लेस, और एक्सटेंशन जो मिलेगा वो 90 डेज का और मिलेगा, तो टोटल 180 डेज, उसके ऊपर का एक्सटेंशन पॉसिबल नहीं है। तो ये वही बात तो है, वही बात तो यहां पे निकल के आ रही है, वही बात तो यहां पे निकल के आ रही है। तो आपको टोटल जो मिलेगा वो 90 डेज तक का मिलेगा, एक्सटेंशन 90 डेज का और मिलेगा, और विच एवर इज लेस तो टोटल 180 डेज का, और साथ में आपको एडवांस टैक्स भी यहाँ पे देना पड़ेगा। क्या बात मेरी समझ में आती है आपको? बोलो मेरे बच्चों, और मेरे भिंडी, मेरे शिमला मिर्च, मेरे कटहल कलर के बच्चों, बोलो ना, बोलते क्यों नहीं हो तुम? बोलो फटाफट से, ठीक है। अब अगले पॉइंट पर आओ, कह रहे व्हाट हैपन व्हेन द रजिस्ट्रेशन इज ऑब्टेन बाय मींस ऑफ विलफुल मिसस्टेटमेंट, फ्रॉड और सप्रेशन ऑफ फैक्ट। तो भाई सिंपल सी बात है, कैंसिल कर देंगे यार, क्या दिक्कत वाली बात है? अगर आपने रजिस्ट्रेशन लिया विलफुल मिसस्टेटमेंट, फ्रॉड से लिया, कोई डॉक्यूमेंट आपने छुपा के लिया, कैंसिल करेंगे, रिट्रोस्पेक्टिव बेस पे कैंसिल करेंगे, स्टार्टिंग से कैंसिल करेंगे, सारा आईटीसी रिवर्स करवाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी अच्छी। आपने अगर फ्रॉड कर दिया, कह रहे इज देयर एन ऑप्शन टू टेक सेंट्रलाइज्ड रजिस्ट्रेशन फॉर सर्विस अंडर जीएसटी लॉ? आंसर इज नो 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 नो। रजिस्ट्रेशन स्टेट वाइज होता है, रजिस्ट्रेशन स्टेट वाइज होता है भाई, सेंट्रल वाइज नहीं होता। जिस स्टेट में सप्लाई करोगे उस स्टेट में करवाना पड़ता है,
ठीक है ना। तो यहाँ कोई सेंट्रलाइज वाला फंडा नहीं है कि सेंट्रलाइज रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, ना 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 ना, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है जी। कह रहा है व्हाट वुड बी द लाइबिलिटी इन सो फार एज द रजिस्ट्रेशन इज कंसर्न ऑन ट्रांसफर ऑफ बिजनेस। अब ट्रांसफर ऑफ बिजनेस वाले केस में क्या है, ये तो कॉन्स्टिट्यूशन ही बदल गया। याद करो अमेंडमेंट वाला केस मैंने कहा था, अमेंडमेंट वाला, एक तो मेन फील्ड अमेंडमेंट, एक नॉर्मल अमेंडमेंट, एक चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन। चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मैंने कहा था जब बिजनेस ट्रांसफर हो रहा, अमलगामेशन, मर्जर, डीमर्जर, तो वहां पे पुराना रजिस्ट्रेशन सरेंडर करके नया रजिस्ट्रेशन फ्रेश तरीके से लेना पड़ेगा। ये वही तो है, ये अमेंडमेंट वाला ही तो है, सेक्शन नंबर 28। याद करो सेक्शन नंबर 28 में यही तो था ना कि आप बिजनेस ट्रांसफर कर रहे हो तो उस केस में नया रजिस्ट्रेशन आपको लेना पड़ेगा। तो ट्रांसफरी का मतलब सामने वाला पर्सन और द सक्सेसर शैल बी लाइबल टू बी रजिस्टर्ड विद इफेक्ट फ्रॉम सच ट्रांसफर और सक्सेशन एंड ही विल हैव टू मेंटेन ऑब्टेन फ्रेश रजिस्ट्रेशन विद इफेक्ट फ्रॉम द डेट सच ट्रांसफर और सक्सेशन। बस ये बात ध्यान दो, उसको फ्रेश रजिस्ट्रेशन यहां पे लेना पड़ेगा। क्या बात समझ में आ रही है? पक्का पक्का। अब आगे देखो अगला पॉइंट क्या कह रहा है, एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन विल द सेसी हैव टू डिक्लेयर ऑल प्लेस ऑफ बिजनेस। ऑब्वियस सी बात भाई, एक बात बताओ, ये तो डिक्लेयर करना पड़ेगा ना, उसी के बेस पे तो तुम बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन कर पाओगे। याद करो जब हमने रेगुलर बैच में अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स वाला चैप्टर किया था, अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स वाले चैप्टर में मैंने क्या कहा था कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स कहां मेंटेन करने होते हैं, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस में। और अगर मोर देन वन प्लेस ऑफ बिजनेस होते हैं तो उस केस में क्या होता है, फिर जहां जहां प्लेस ऑफ बिजनेस होते हैं वहां पर मेंटेन भी करने होते हैं। तो अगर आपके प्लेस ऑफ बिजनेस कौन कौन से हैं ये तो रजिस्ट्रेशन के टाइम पर मेंशन करना पड़ेगा। अगर बाद में अमेंडमेंट करनी है, चेंज करना है तो अमेंडमेंट कर सकते हो, बट स्टार्टिंग में तो बताओगे ना। तो उसने बोला यस, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस एंड प्लेस ऑफ बिजनेस हैव बीन सेपरेटली डिफाइंड द सीजीएसटी एक्ट। द टैक्सपेयर विल हैव टू डिक्लेयर प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस एज वेल एज द डिटेल ऑफ एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस इन रजिस्ट्रेशन फॉर्म। ये आपको बताना पड़ेगा जी। आगे, डज कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन इम्पोज एनी टैक्स ऑब्लिगेशन ऑन द पर्सन हुज रजिस्ट्रेशन इज सो कैंसल्ड। ऑब्वियस सी बात है यार, एक बात मेरे को बताओ, जो तुम्हारी बची हुई लाइबिलिटी होगी, नहीं क्या वो तुम पे नहीं करोगे? भाई जो तुम्हारी बची हुई लाइबिलिटी होगी क्या वो तुम पे नहीं करोगे? बिल्कुल पे करोगे। मैंने कल भी कहा था रजिस्ट्रेशन कैंसिल होने का मतलब ये नहीं होता कि तुम्हारी सारी लाइबिलिटी खत्म हो चुकी है। रजिस्ट्रेशन कैंसिल होने का मतलब ये नहीं होता कि तुम्हारी लाइबिलिटी खत्म हो चुकी है। रजिस्ट्रेशन कैंसिल होने का मतलब ये होता है कि भैया अब आगे तुम्हारी कोई लाइबिलिटी नहीं है, बट जो तुम्हारी पास्ट लाइबिलिटी है वो आपको पे करनी पड़ेंगी। बस ये पर ध्यान दो। ठीक है जी। और उसके बाद फिर यहाँ पे जो आईटीसी है वो भी आपको रिवर्स करना पड़ेगा। जो जो आपके बैलेंस जो भी आपका बैलेंस होगा वो आपको आईटीसी भी रिवर्स करना पड़ेगा, चाहे वो इनपुट का हो चाहे वो कैपिटल गुड्स का हो। उस केस में आपको आईटीसी भी रिवर्सल करना पड़ेगा, आईटीसी भी रिवर्सल करना पड़ेगा जी। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप आईटीसी भी यहाँ पे हटाओगे। ठीक है ना। याद रखिए जो भाई अगर मेरे पास कोई बैलेंस स्टॉक बचा है जिस पर मैंने फॉर एग्जांपल आईटीसी लिया था तो क्या वो भी रिवर्सल करूंगा? नहीं करूंगा, बिल्कुल करूंगा। बट ये आईटीसी सेक्शन 18 में रिवर्सल नहीं होगा, क्योंकि 18 में रिवर्सल वाला पॉइंट नहीं था, ये रिवर्सल होगा सेक्शन 29 में। तो जो भी तुम्हारा बचा हुआ स्टॉक होगा तो उस केस में गवर्नमेंट ने कहा आईटीसी रिवर्सल होगा, बिल्कुल रिवर्सल होगा, बट सेक्शन 18 में रिवर्सल नहीं होगा, वो रिवर्सल सेक्शन 29 के अंदर होगा। बस ये पर ध्यान दो, यहां पर ये पॉइंट लिखा हुआ है। उसके बाद देखो री क्वेश्चन नंबर 23 पर आओ। अब ये क्वेश्चन नंबर 23 देखो री, कह रहे मिस्टर अलन, ए नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन, विश टू प्रोवाइड टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स, ही हैज नो फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस और रेजिडेंस इन इंडिया, ही सीक योर एडवाइस ऑन द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स रिलेटिंग टू सीजीएसटी एक्ट। अब कह रहा है व्हेन शैल अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन। बताओ अब उसको एनआर को कब अप्लाई करना पड़ेगा? 5 दिन पहले। 5 दिन पहले। क्या कोई टर्नओवर है? टर्नओवर है ही नहीं। 5 दिन पहले अप्लाई करना पड़ेगा कमेंसमेंट से, इरिस्पेक्टिव ऑफ टर्नओवर। टर्नओवर जितनी मर्जी हो, मैंडेटरी है करवाना, तो बिजनेस कमेंसमेंट से 5 दिन पहले अप्लाई करना है। क्या पैन कार्ड मैंडेटरी है? नहीं, पैन कार्ड इस केस में मैंडेटरी नहीं है। पैन कार्ड इसके पास होगा ही नहीं ना, तो इसके पास जो भी अदर स्पेसिफाइड डॉक्यूमेंट्स होंगे वो देने पड़ेंगे, उसके बेस पे इसको रजिस्ट्रेशन मिलेगा। ये बात ध्यान दो।
व्हाट इज द पीरियड, कितने टाइम का होगा, जितना पीरियड ये स्पेसिफाई करेगा वो, और 90 डेज विच एवर इज लेस, और 90 डेज की एक्सटेंशन इसको और मिल सकती है, तो टोटल 180 डेज की एक्सटेंशन इसको मिल सकती है। बस ये पर ध्यान दो। अब बताओ, ये क्वेश्चन एग्जाम में 4 नंबर का बना हुआ है जी। ध्यान रखना, ये सारे के सारे क्वेश्चन सर मेरे घर के क्वेश्चन नहीं है कि तुम्हें लग रहा है मेरे घर के क्वेश्चन है, मैंने नहीं बनाए क्वेश्चन, ये सारे के सारे क्वेश्चन एग्जाम में बन चुके हैं, ठीक है ना, और बन सकते हैं आगे भी। तो मेरे घर के सेल्फ ड्राफ्टेड क्वेश्चन नहीं है, अगर तुम्हें लग रहा है कि मेरे ड्राफ्टेड क्वेश्चन है, नहीं, ठीक है। इसमें से एग्जाम में बन चुके हैं, फिर आरटीपी एमटीपी सब इसके अंदर मिक्स क्वेश्चन है जी। क्या बात समझ में आ रही है जी? हाँ हाँ, एमसीक्यूज भी करेंगे जी, बिल्कुल जी, एमसीक्यूज भी करवा दूंगा, टेंशन मत लो। एम एक्चुअल में यार एमसीक्यूज नहीं होते, वो एक्चुअल में होते डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन ही है, बड़ा सा क्वेश्चन दिया होता है, उसके 4 ऑप्शंस होते हैं, तो वो भी देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है जी। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 24 देखो जी। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 24 एक बार चेक करो, क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन विद रिस्पेक्ट टू कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। पहले बात, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन होता कौन है भाई? कैजुअल टैक्सेबल पर्सन वो होता है जो ओकेजनली बेस पे काम करता है, जिसका उस जगह पे कोई फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं होता जिस स्टेट में वो काम करने जा रहा है। तो सीटीपी क्या कॉर्पोरेशन स्कीम ऑप्ट कर सकता है? नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। क्या कैजुअल टैक्सेबल पर्सन अपने आप को करवाता है रजिस्ट्रेशन? बिल्कुल। कब करवाता है? 5 दिन पहले, सेम एनआर की तरह 5 दिन पहले उसको अप्लाई करना होता है। वैलिडिटी वही 90 दिन की। क्या एक्सटेंशन पॉसिबल है? बिल्कुल एक्सटेंशन पॉसिबल है, 90 डेज का एक्सटेंशन यहां पर भी पॉसिबल है। सेम एनआर वाली बातें यहां पे आएंगी, सेम एनआर वाली बातें यहां पर आएंगी, बस ये पर ध्यान दो। उसके बाद देखो 25 देखो, कह रहा है बीबीडी प्राइवेट लिमिटेड ऑफ गुजरात एक्सक्लूसिवली मैन्युफैक्चर एंड सेल प्रोडक्ट, यहां पे जेड आएगा, प्रोडक्ट जेड विच इज एग्जम्प्ट फ्रॉम जीएसटी वाइड नोटिफिकेशन इशू अंडर रेलिवेंट जीएसटी लेजिस्लेशन। कंपनी सेल जेड ओनली विद इन गुजरात एंड नॉट रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी लो, ठीक है। टर्नओवर ऑफ द कंपनी फॉर फाइनेंशियल ईयर 22-23 50 लाख। कंपनी एक्सपेक्ट द सेल टू ग्रो बाय 10% इन द करंट ईयर फाइनेंशियल ईयर 23-24, ठीक है। हाउएवर इफेक्टिव 1/1/24 को एग्जम्पशन अवेलेबल ऑन जेड वाज विड्रॉन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट and GST 5% was imposed. The turnover of the company for the 9 month 31 December 23 42 लाख. BBD Private Limited's opinion that does not require to get registered himself for current year examine the above scenario and advise BBD whether it need to get registered under GST. Answer is yes. Answer is yes. सर अगर वो पूरे साल एक्सक्लूसिवली एग्जम्पशन, जैसे पिछले साल एक्सक्लूसिवली वो एग्जम्पशन में डील कर रहा था तब नहीं कराया चलेगा, बट इस करंट ईयर में पूरे साल में एक्सक्लूसिवली एग्जम्प्टेड में डील नहीं कर रहा, 31 दिसंबर तक एग्जम्पशन था, देन एग्जम्पशन विड्रॉ हो गई, मतलब अब वो टैक्सेबल हो गया। जब वो टैक्सेबल हो गया तो टैक्सेबल एग्जम्प्टेड दोनों टर्नओवर हो गई, तो टर्नओवर एग्रीगेट करेंगे, 40 लाख से ऊपर है इसे करवाना पड़ेगा जी। मैं फिर बोल रहा हूं सर, देखो उसने 22-23 में 50 लाख किया, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसे नहीं करवाना, इसे नहीं करवाना। यहां पर 42 लाख किया बट 31 दिसंबर तक किया, तो एग्जम्पशन तो विड्रॉ हो गई ना, अब ये टैक्सेबल हो गया, तो अब टैक्सेबल एग्जम्प्टेड दोनों टर्नओवर काउंट करते हैं, तो वो 40 लाख से ऊपर है तो भी इसे करवाना पड़ेगा। तो भैया 23-24 में तो करवाना पड़ेगा। तो देखो यहां पर क्या लिखा है, यहां पर इसने यहां तक तो लाइबल नहीं था वो करवाने के, बट हाउ एवर, ध्यान रखना, हाउ एवर will change from 1 January 24 the supply of goods become taxable from that day and turnover more than 40 lakh since aggregate turnover limit 40 lakh include exempted also, ठीक है। टर्नओवर Z टिल 31 दिसंबर विल बी कंसीडर, ये कंसीडर की जाएगी और इसलिए ये पर्सन जो है वो लाइबल हो जाएगा, बस ये पर ध्यान दो। क्या बात समझ में आ रही है जी? क्या आपको बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? फटाफट से बता दो जी। डन। अब अगले पॉइंट पर आओ जी। कह रहा है हैप्पी ट्रेडर ए सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म स्टेटेड ए बिजनेस ऑफ डीलिंग इन सप्लाई ऑफ बोथ एग्जम्प्टेड एज वेल एज टैक्सेबल गुड्स इन आसाम। तो आसाम में 40 लाख की लिमिट होती है जी, ठीक है। हैप्पी ट्रेडर हैज फर्निश द फॉलोइंग डिटेल टू द सेल मेड ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अप्रैल, ऑल द अमाउंट एक्सक्लूसिव ऑफ जीएसटी। इंट्रा स्टेट सप्लाई चार्ज 12 लाख,
फिर इंट्रास्टेट नॉन टैक्सेबल 5 लाख कवर करेंगे। इंट्रास्टेट अल्कोहलिक लिकर, सर अल्कोहलिक लिकर तो नॉन टैक्सेबल है, तो भी कवर करेंगे भाई, क्योंकि टर्नओवर में तो सारी टर्नओवर आती है ना। फिर इंट्रास्टेट सेल ऑफ टबैको आएंगी, तो 15 5 20, 2 22 और 3 25 लाख रुपए की टर्नओवर आ रही है, तो टर्नओवर 25 लाख है। क्या ये पर्सन लायबल होगा? मेरा पूरी क्लास का क्वेश्चन है, क्या ये पर्सन लायबल होगा? सारे बच्चे फटाफट से बोल दो, क्या ये पर्सन लायबल होगा? फटाफट से बोल दो यस या नो। यस, क्योंकि टबैको की सप्लाई भी कर रहा है। अब अगर टबैको की सप्लाई कर रहा है तो टबैको याद आ रहा है, पान मसाला, एरिएटेड वाटर, टबैको, 4 तरह की ब्रिक्स, तो टबैको आ गया। और टबैको वाले केस में लिमिट 20 लाख की होती है, टर्नओवर 25 लाख की है। तो वैसे अगर टबैको ना होता तो हो सकता था ये 40 लाख की लिमिट में आ रहा था। मैं दोबारा बोल रहा हूं, हो सकता है ये 40 लाख की लिमिट में आ जाता, बट टबैको के चक्कर में ये 20 लाख में घुस गया। तो अगर आप स्पेसिफाइड गुड्स की सप्लाई करोगे तो लिमिट 20 लाख की है और ये 25 लाख है, तो वैसे लिमिट 40 लाख थी, वैसे लिमिट 40 लाख थी, बट टबैको के चक्कर में 20 लाख की हो गई, तो भाई अब लाइबल हो जाएगा, क्योंकि हम टर्नओवर एग्रीगेट देखते हैं जी। अब यहाँ पे टर्नओवर तो पहली बात 25 लाख, फिर उसने बोला अगर आप सप्लाई करते हो टर्नओवर आपकी 20 लाख से ऊपर है एंड इनहेंस लिमिट 40 लाख की भी है, एक्सक्लूसिवली इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ स्पेसिफाइड स्टेट, हाउएवर इट इज नॉट एप्लीकेबल एंगेज इन टबैको। तो इन द व्यू एप्लीकेबल थ्रेशोल्ड लिमिट जो है वो 20 लाख है, इसलिए से करवाना पड़ेगा क्योंकि टर्नओवर थ्रेशोल्ड लिमिट को क्रॉस कर चुकी है। डन जी, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। तो ये अच्छा क्वेश्चन था, ये तुम्हारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। मैं फिर कह रहा हूं, बच्चों को ये डाउट नहीं आना चाहिए सर ये टर्नओवर काउंट क्यों की है। मेरे बच्चे है ये नॉन टैक्सेबल, इस पे अलग से जीएसटी लगना नहीं है, पर जब एग्रीगेट टर्नओवर की बात होती है तो टर्नओवर में टैक्सेबल, नॉन टैक्सेबल, एग्जम्प्टेड, निल रेटेड, सारी टर्नओवर हमें काउंट करनी पड़ती है, बस ये पर ध्यान दो जी, चाहे वो नॉन टैक्सेबल ही क्यों ना हो जी। अब आगे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 27 में आओ जी। क्वेश्चन नंबर 27 चेक करो, कह रहे हैं आंसर द फॉलोइंग इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट केसेस विद रेफरेंस टू द प्रोविजन ऑफ रजिस्ट्रेशन अंडर सीजीएसटी एंड द रूल्स। कह रहे हैं गोवर्धन, ध्यान से, गोवर्धन इज एन एग्रीकल्चरिस्ट, गोवर्धन इज एन एग्रीकल्चरिस्ट engage in supply of produce of out of cultivation of land. He utilize service of Manu who is a commission agent as per the agriculture produce marketing committee. Turnover of Manu is above the threshold prescribed limit. Manu wants to know whether he is liable to get registered under GST. मेरे को सारे बच्चे बोल दो, क्या मन्नू को यहाँ पे करवाना पड़ेगा जी? मेरा पूरी क्लास का क्वेश्चन है, क्या मन्नू को यहां पे करवाना पड़ेगा? अच्छा, एग्रीकल्चरिस्ट एग्जम्प्टेड है और मन्नू, सॉरी, एग्रीकल्चरिस्ट एग्जम्प्टेड है और मन्नू उसको कमीशन एजेंट है, तो मन्नू एक्सक्लूसिवली एग्जम्प्टेड गुड्स और सर्विसेज में डील कर रहा है। मैं फिर बोलूंगा, मन्नू एक्सक्लूसिवली एग्जम्प्टेड गुड्स और सर्विसेज में डील कर रहा है। तो अगर मन्नू एक्सक्लूसिवली एग्जम्प्टेड गुड्स और एग्जम्प्टेड सर्विसेज में डील कर रहा है तो 23 के बेस पे करवाने की लाइबिलिटी नहीं है। अब देखो यहाँ पे उसने कंफ्यूज कर दिया, वो तो मैं मन्नू के पास ले गया, भाई मन्नू, ध्यान रखना, मन्नू जिसमें डील कर रहा है तो वो गुड्स एग्जम्प्टेड है, उसको देने वाली सर्विसेज भी एग्जम्प्टेड है। तो मन्नू चाहे टर्नओवर क्रॉस कर दे फिर भी उसे करवाने की रिक्वायरमेंट यहाँ पे नहीं है। एक बार चेक कर लेते हैं कहीं हमारा गलत ही ना हो। कमीशन एजेंट इज नॉट लाइबल कंपलसरी सिंस इट प्रोवाइड एग्जम्प्टेड सर्विस, देखा ना, एग्जम्प्टेड सर्विस ऑफ सेल परचेज ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ऑन बिहाफ ऑफ एग्रीकल्चर, नॉन टैक्सेबल, ही इज supply produce out of cultivation. Moreover, such commission agent are otherwise also exempt registration since any person engaged exclusively in the business of supplying exempted services is not liable for registration. Therefore, मन्नू जो है वो not liable है, मन्नू जो है वो not liable है। अच्छा आगे, अनुभव is dealing in supply of taxable goods and services in the state of गुजरात, taxable goods and services, तो 20 लाख की लिमिट है क्योंकि गुड्स एंड सर्विसेज के अंदर 20 लाख की लिमिट है। उसकी टर्नओवर यहाँ पर गुड्स की 16 लाख है और इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ टैक्सेबल सर्विस की 22 लाख है। ओपिनियन दैट हिज एग्रीगेट टर्नओवर इज विद इन द लिमिट, वो लाइबल नहीं है। बताओ क्या वो सही कह रहा है यार? क्या वो सही कह रहा है? बिल्कुल गलत कह रहा है, 100% गलत कह रहा है। 100% गलत कह रहे हैं। उसकी टर्नओवर 38 लाख हो चुकी है और टर्नओवर हमें चेक करनी है 20 लाख की, क्योंकि गुड्स एंड सर्विसेज की बात हो रही है, तो गुड्स एंड सर्विसेज में लिमिट 20 लाख की है, टर्नओवर उसकी 38 लाख की हो चुकी है, तो 20 लाख से ऊपर हो चुकी है, तो भाई लाइबल है जी,
लाइबल है यार, ठीक है, ये आपकी टर्नओवर 20 लाख से ऊपर है, आप लाइबल वाली कैटेगरी में आएंगे, 100% आएंगे, करवाना पड़ेगा, 100% करवाना पड़ेगा, क्योंकि आपके टर्नओवर जो है वो स्पेसिफाइड लिमिट से ज्यादा है, तो करवाना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 चेक करो, 28 क्या है जी। अब 28 है, कह रहा है जेन प्राइवेट लिमिटेड इज ए डीलर इन गुड्स हैविंग रजिस्टर्ड ऑफिस इन नोएडा यूपी and shops are located at Noida, UP and Chennai, Tamil Nadu. A detail of various supply both inward and outward undertaken by them June 23 quarter are given in the table below. All the value given in the table are inclusive GST. Inclusive GST, अच्छा. Wherever applicable. Applicable IGST rate is 5%, CGST 2.5, SGST 2.5 on inward and RCM supply as well. मतलब रेट इन्होंने यहां पर हमें निकाल के दे रखा है. अब हमें यहाँ पे एग्रीगेट टर्नओवर निकालनी है. पहली बात, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स टू चाइना फ्रॉम नोएडा, क्या टर्नओवर में आएगा? बिल्कुल आएगा, 20 लाख रुपए, ये हमारा टर्नओवर के अंदर आ गया. दूसरा, गुड्स सप्लाई टू SEZ लोकेटेड एट दिल्ली फ्रॉम नोएडा. अब अगेन SEZ डीम्ड एक्सपोर्ट, तो डीम्ड एक्सपोर्ट को भी हम टर्नओवर में कवर करेंगे, 15 लाख. फिर वगैरह सप्लाई ऑफ गुड्स डायरेक्टली टू कस्टमर फ्रॉम द लोकेशन ऑफ जॉब वर्क एट लखनऊ आफ्टर कंप्लीशन ऑफ जॉब वर्क, तो सप्लाई तो मेरी है ना, वो तो मैंने जॉब वर्कर को बोला होगा कि वहां पे सप्लाई कर दे, तो मेरी टर्नओवर में आएगी नहीं आएगी? बिल्कुल आएगी. बट अब बहुत ध्यान सुनना, तुम सब जानते हो एक्सपोर्ट वाले केस में GST लगता नहीं है, तो इसलिए हमने इस वैल्यू को पूरा जोड़ दिया, क्योंकि एक्सपोर्ट वाले केस में GST है नहीं. SEZ डीम्ड एक्सपोर्ट है, अगेन तुम जानते हो जीरो रेटेड सप्लाई है, तो अगर जीरो रेटेड सप्लाई है इस पे भी GST की बात होती नहीं है, हमने पूरा जोड़ दिया. बट अगर गुड सप्लाई किया डायरेक्टली टू कस्टमर फ्रॉम जॉब वर्कर, अब उसने क्या बोला, जो नीचे वैल्यू दी है वो इनक्लूसिव है, तो मतलब ये वैल्यू इनक्लूसिव है, इनक्लूसिव, तो मतलब इंट्रा स्टेट है, तो 2 लाख डिवाइड बाय 105 मल्टीप्लाई 100, तो टर्नओवर में जो वैल्यू काउंट होगी वो 2 लाख डिवाइड बाय 105 मल्टीप्लाई 100, तो वैल्यू काउंट होगी यहाँ पे 190476, इतने वैल्यू काउंट होगी. सर जी एक बार दोबारा, एक बार दोबारा, एक बार दोबारा. मेरे बच्चे देखो, एक्सपोर्ट पे तो GST लगता ही नहीं है, तो इसलिए मैंने इसको इंक्लूसिव नहीं माना ना, उस पे तो GST नहीं है ना, तो इंक्लूसिव क्या मानूंगा? उसने बोला हर वैल्यू को नहीं मानना, कह रहा है वेयर एवर एप्लीकेबल, जहां लगता है, तो एक्सपोर्ट में तो है ही नहीं, जीरो रेटेड सप्लाई होती है तो वो तो निकाल ही दो, जो नॉर्मल सप्लाई है उसमें GST इंक्लूसिव मानना है. फिर सेल फ्रॉम चेन्नई शॉप, एग्रीगेट टर्नओवर में तो आएगा 11 लाख, इंटर स्टेट है, अब 11 लाख डिवाइड बाय 105 मल्टीप्लाई 100, तो 11 लाख डिवाइड बाय 105 मल्टीप्लाई 100, तो यहां पे आएगा आपका 10,47,619, ये टर्नओवर के अंदर आएगा. फिर लोकल स्टेट एट नोएडा, इंट्रा स्टेट है 25 लाख, अगेन इसको भी इंक्लूसिव मानना है, 25 लाख डिवाइड बाय 105 मल्टीप्लाई 100, तो 25 लाख डिवाइड बाय 105 मल्टीप्लाई 100, तो ये हो गया आपका 23,80,952 रुपए, ये टर्नओवर आ गई. फिर सर्विस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन अवेल्ड फ्रॉम ABC ट्रांसपोर्ट इंटरस्टेट, अब मैंने ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस दी नहीं, ली है, तो ये GTA की सर्विस है. अब तुम सब जानते हो GTA की सर्विस तो RCM में आती है, तो इस पे GST मुझे पे नहीं करना होता. ये इनवर्ड सप्लाई है, क्या इनवर्ड सप्लाई मेरी टर्नओवर का पार्ट बनती है? नहीं बनती. याद करो, टर्नओवर में सारी सप्लाई आती है, एक तो GST और सेस नहीं आता, और दूसरा क्या नहीं आता? इनवर्ड सप्लाई जो RCM में कवर होती है वो नहीं आती, तो ये तो इनवर्ड सप्लाई है, ये आएगा ही नीचे. फिर कमीशन पेड कमीशन पेड टू नागर सेल एग्जीक्यूटिव विच इज नॉट पार्ट ऑफ टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट. अब मैंने कमीशन दिया, मतलब उससे मैंने सर्विस ली है, अगेन इनवर्ड सप्लाई है, तो इनवर्ड सप्लाई भी टर्नओवर में नहीं आएगी. इनवर्ड सप्लाई तो टर्नओवर में आएगी नहीं, ये दोनों के दोनों इनवर्ड सप्लाई हैं, तो इसको टर्नओवर से हटाओ. अब तुम्हारी टर्नओवर जो बनेगी 20 लाख, 15 लाख, 190476, 1047,619, और यहाँ पे 23,80,952, तो टोटल 71,19,047. हाँ सही है जी, 71,19,000, ये भी हमारा बन रहा है जीरो. ये क्वेश्चन बढ़िया है जी, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना पेपर के लिए जी, इसको पेपर के लिए इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना जी.
ठीक है, इसको पेपर के लिए इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, तुम्हारे एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, वहां पे कंफ्यूज मत हो जाना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। इंक्लूसिव है पहले, एक्सक्लूसिव तो करना तभी तो एग्रीगेट करना। अलग अमन की नींद एकदम खुली, अमन सो गया था बीच में। प्रिंसिपल और एजेंट की सप्लाई सेम होनी चाहिए, ऑब्वियस सी बात, तभी तो वो एजेंट बनेगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल समझ जी, बिल्कुल इंक्लूसिव तभी तो एग्रीगेट करना। तो और हम क्या कर रहे हैं क्वेश्चन 28 में, और हम क्या कर रहे हैं टर्नओवर को? अमन जी, हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग अमन, गुड मॉर्निंग मेरे बच्चे। कर तो दिया एक्सक्लूसिव, उसके बाद ही तो टर्नओवर में जोड़ा है। ठीक है जी, चलो अब अगले पॉइंट पर क्वेश्चन नंबर 29 देखो जी। कह रहा है पी लिमिटेड ए रजिस्टर्ड पर्सन प्रोवाइडेड फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर। अब यहाँ पे वही अगेन हमें क्या निकालना है? अब यहाँ पे निकालना है जी, हाँ हाँ हाँ, एग्रीगेट टर्नओवर निकालनी है, टर्नओवर निकालनी है। तो यहाँ पे एक बार देख लो फटाफट से। अच्छा जीटीए, इस पे अब जीटीए की जो सर्विस दिया वगैरह आरसीएम में है। पहली बात तो इंट्रा स्टेट आउटवर्ड सप्लाई 8 लाख की लेंगे, इंटर स्टेट एग्जम्प्टेड आउटवर्ड सप्लाई 4 लाख की लेंगे, और टर्नओवर ऑफ एक्सपोर्टेड गुड्स 20 लाख की, क्या इसको भी लेंगे? बिल्कुल 100% लेंगे। पेमेंट ऑफ आईजीएसटी, जीएसटी और सेस नहीं लेते टर्नओवर के अंदर, और ना ही इनवर्ट सप्लाई आरसीएम वाली, तो ये नहीं लेंगे। उसके बाद पेमेंट ऑफ सीजीएसटी एसजीएसटी ये भी नहीं लेंगे। पेमेंट ऑफ कस्टम ड्यूटी ऑन एक्सपोर्ट ये भी नहीं लेंगे, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है इसके तो जीएसटी में सब्स्यूम ही नहीं है। सॉरी, ये 40,000 पे लेंगे, ये 40,000 पे लेंगे क्योंकि ये जीएसटी में सब्स्यूम नहीं है। तो ऐसा कोई भी टैक्स जो जीएसटी में सब्स्यूम ही नहीं हुआ तो उसको तो हम लेके चलते हैं ना, उसका तो हमें आईटीसी नहीं मिलता। तो 40,000 पे लेंगे, कस्टम ड्यूटी है ना, तो मेरे को लगा जीएसटी है। फिर पेमेंट मेड टू अवेलिंग जीटीए सर्विस, ये तो आरसीएम वाली है, इसको नहीं लेंगे जी, इसको नहीं लेंगे। तो इसको 40,000 रुपये को लेके चलना है हमें, 40,000 रुपये को लेके चलना है। अब यहाँ पे एक बार चेक करना, 8 लाख, यहाँ पे 4 लाख, ये 20 लाख, फिर यहाँ पे 40,000, 32 लाख 40,000 रुपए की टर्नओवर आ रही है जी। मिल लो जी, 32-40 की टर्नओवर आ रही है, 32-40 की टर्नओवर आ रही है जी। हाँ जी भल्ला साहब, हाँ जी, जीएसटी को हम बाहर निकाल के चलते हैं, तभी तो जीएसटी बाहर निकाला ना। अरे भल्ला साहब एक मैसेज भी दिख जाता है, चार, ये देखो, दो तो ये रही आंखें और दो ये रही आंखें, 4 आंखें दे रखी है मेरे को। बल्ला साहब 5-10 मैसेज करते हैं, देख गाबे के बच्चे, देख देख मेरा मैसेज, एक मैसेज भी दिख जाता है मेरे को, पता है। हाँ एक मैसेज मैं देख लेता हूँ, ठीक है, थोड़ी बहुत आंखें मेरी। ठीक है जी, चलो अगले पॉइंट पर आओ जी। अब क्वेश्चन नंबर 30 पर आओ, क्वेश्चन नंबर 30 चेक करो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 30 देखो जी। अब वो यहाँ पे कह रहा है, अब वो कह रहा है 5, अच्छा 5 की एस होएगा, एस। Corporation has made default in furnishing return. It has not filed return for the month of June 23. The proper officer cancel its registration with effect from 1 जनवरी 24 by order 1 जनवरी 24. It applied for revocation of cancellation and registration and order of revocation of cancellation of registration pass on 1 मार्च। ठीक है, what are the provision regarding filing return before making such an application of revocation of cancellation of registration for the giving? वैसे इसको भी हम डिस्कस नहीं कर पाएंगे यहाँ पे, इसको हम डिस्कस कर पाएंगे रिटर्न के चैप्टर में, इसको हम रिटर्न के चैप्टर में डिस्कस करेंगे। वैसे याद है आपको मैंने कल कहा था कि फाइनल रिटर्न भरनी होती है, आपको फाइनल रिटर्न भरनी होती है भाई। आप रिवोकेशन के अंदर 90 दिन में अप्लाई करते हो, 180 दिन का एक्सटेंशन मिलता है, तो फिर उसके बीच में मतलब जो कैंसिल होता है उसके 3 महीने के अंदर आपको फाइनल रिटर्न भरनी पड़ती है। जो भी आपकी बैलेंस लाइबिलिटी होती है वो आपको पे करनी पड़ती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक बार चेक करना क्या कह रहा है। कह रहा है वेयर द डिसीजन इज कैंसल सो मोटो बाय appropriate officer, the registration seeking revocation of order has to apply for the revocation of cancellation within 90 days from the date of service of order of cancellation. Further, he has to file all the return due till date, obvious सी बात है, such cancellation before the application of revocation can be filed. Further, he should also pay amount
tax along with amount payable towards interest, penalty, late fees in respect of said return. Thus, in given case, before making an application of revocation cancellation, S corporation would file all the return due from the period जून 23 से टिल दिसंबर 23। मतलब ये बात कहना चाह रहा है कि जब उसने एप्लीकेशन कब डाली है जी, उसने ऑर्डर आया 1 जनवरी को, ठीक है, और उसने रिटर्न फाइल नहीं की जून 23 में, अब उसने अप्लाई कर दिया रिवोकेशन के लिए, तो वहां तक की तो वो सारी रिटर्न फाइल करेगा ना। तो वो ये बात कहना चाह रहे हैं कि वहां तक की सारी रिटर्न फाइल करनी है। बाकी अब रिटर्न, इसको हम रिटर्न के चैप्टर में डिस्कस करेंगे कि यहाँ पे वो किन रिटर्न्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब ये क्वेश्चन नंबर 31, अब सुनो ध्यान से। एक 31 टर्नओवर निकालने वाला, 32 भी टर्नओवर निकालने वाला, 33 भी कैजुअल टैक्सेबल पर्सन वाला सिंपल सा है, 34 भी टर्नओवर निकालने वाला है, ठीक है, और 35 तो बिल्कुल ही बेसिक सा क्वेश्चन है कैंसलेशन वाला। अब ये 30 से 35 तक, 31 से 35 तक के क्वेश्चन आपके होमवर्क हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि सारे मैं करवाऊं और तुम्हें लगे कि तुम्हारे क्वेश्चन हो गए। ये 5 क्वेश्चन आपने सेल्फ प्रैक्टिस करने हैं। सेल्फ प्रैक्टिस मतलब सेल्फ प्रैक्टिस, आंसर छुपा के, आंसर छुपा के। और कोई भी डाउट आएगा इन 5 में से आप मेरे को इसी वीडियो के कमेंट में लिखेंगे। वैसे मेरे को लग नहीं रहा आपको कोई डाउट आना चाहिए, आपसे आराम से हो जाएंगे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हम ऊपर कर चुके हैं। अब तुम्हें फिर भी कोई डाउट आ रहा है कमेंट बॉक्स में डाल देना, इसको हम पैक करेंगे। कल सुनो ध्यान से, कल हम क्या करेंगे, कल हम क्या करेंगे, हाँ, कल मैंने क्या कहा था क्या करेंगे हम कल, हाँ कल इनवॉइस वाला चैप्टर विद क्वेश्चन, इनवॉइस वाला चैप्टर विद क्वेश्चन। यस संदीप, यस यस, इनवॉइस वाला चैप्टर विद क्वेश्चन करेंगे कल, ठीक है ना। कल हम करेंगे इनवॉइस वाला चैप्टर और विद क्वेश्चन करेंगे। तो कल हम इनवॉइस वाला चैप्टर समझ लेंगे पहले, उसके बाद उसके क्वेश्चन कर लेंगे, क्योंकि इनवॉइस वाले चैप्टर में ज्यादा क्वेश्चन है नहीं, तो वो कल ही शुरू होगा और कल ही वो चैप्टर जो है वो खत्म भी हो जाएगा विद क्वेश्चन, ठीक है। चलो, तो आई थिंक अब तुम्हारा थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस बढ़ रहा होगा, अब तुम्हारा थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस बढ़ रहा होगा भाई। जो तुम्हें डर था ना कि हाई क्वेश्चन कैसे होंगे, क्या समझ में आएंगे नहीं आएंगे, तो देखो एक बार तो मैं तुम्हें करवा ही रहा हूं सारे यार, ठीक है ना। एक बार तो मैं तुम्हें सारे ही करवा रहा हूं, उसके बावजूद तुम्हें एक बार खुद भी पढ़ने पड़ेंगे, फिर कम से कम क्वेश्चन का डर निकल जाएगा कि हाँ मुझे क्वेश्चन का डर है। डर कब होता है, जब हमने क्वेश्चन कभी देखे ही ना हो। अब तुम इतने सारे क्वेश्चंस अगर देख चुके हो तो मेरे ख्याल से फिर अचानक से डर नहीं होना चाहिए कि भाई क्वेश्चन पता ही नहीं क्या हो जाएगा, ठीक है। चलो ओके री, बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।